Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about the government scheme which is known as the प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना. सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए पेपर के पर्सपेक्टिव से या फिर नॉलेज के पर्सपेक्टिव से बहुत ही यूज़फुल होने वाला है. सो बेसिकली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं. सो ये बीमा शब्द ही बता रहा है कि फसल जो किसान जो फसल उगाते हैं या फिर जो भी हार्वेस्टिंग करते हैं, इन केस किसी भी नेचुरल क्लैमिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर होता है, उसकी वजह से या फिर रेन की वजह से जो भी उनको नुकसान होते हैं, उस फसल के बीमा से रिगार्डिंग उन्होंने एक प्रधानमंत्री ने एक योजना लाया है. सो उसी के रिगार्डिंग ये योजना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है. सो इसके रिगार्डिंग हम अभी आगे पढ़ते हैं कि क्या है. सो लेट्स बिगिन. सो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री लॉन्च द क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, डिजिटलाइज क्लेम सेटलमेंट एंड द मॉड्यूल. लाइक नेम क्या है इसका कि गवर्नमेंट ने जो नेशनल राष्ट्रीय क्रॉप्स इंश्योरेंस के लिए एक पोर्टल लॉन्च करा है कि चीज़ों को डिजिटलाइज कर सके. और नेम इसका क्या है, डीजी क्लेम, राइट, अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. उन्होंने एक पोर्टल बनाया है डीजी क्लेम, और इसके रिगार्डिंग कि जो जो भी किसान अपनी फसल के इंश्योरेंस करवाते हैं, वो इनकेस कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस पोर्टल पर जाके चीज़ों को क्लेम कर सकते हैं और जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सकते हैं. सो लेट्स देखते हैं कि हाँ इसका क्विक फैक्ट क्या है, कि जो चीज़ें पॉइंट है लाइक पेपर के पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें देखते हैं. सो इसका पर्पस क्या था, लाइक कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फॉर द प्री सोइंग टू द पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड. ये कहने का मतलब ये एक तरीके से पूरा कॉम्प्रहेंसिव का मतलब ये होता है कि एक तरीके से पूरा ही उसको कवर करना, कि प्री स्नो सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्टिंग पीरियड तक, मतलब चीज़ों को बोने से लेकर काटने तक का जो पीरियड होता है वो सारी पीरियड इसमें कवर होती हैं. लाइक एंड किस टाइप की स्कीम है, तो ये सेंट्रल स्कीम है. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर कर रहा है, फंडिंग कर रहा है. सो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है. एंड नेचर क्या है इसका, डिमांड ड्राइवन स्कीम एंड इज़ वॉलेंट्री फॉर द स्टेट्स एज वेल एज द फार्मर्स. कि कहने का मतलब ये नेचर इसका क्या है कि एक ये डिमांड था, लोगों की डिमांड थी कि भाई इस तरीके की कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि किसान जो हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर जो फार्मिंग करते हैं वो मेहनत तो करते हैं, बट इनकेस कुछ ऐसी जो नेचुरल क्लैमिटी होती हैं वो अचानक आती हैं, देन उसके बाद जो उन्होंने लगाया है, जो उन्होंने मेहनत करा है, वो सारा ख़त्म हो जाता था. सो उसी चीज़ को देखते हुए, उसी चीज़ की डिमांड में करते हुए चीज़ों को लाया गया है. और वॉलेंट्री इस चीज़ को जो स्टेट्स है एंड फार्मर्स है, ये दोनों के लिए ही लाया गया है. एंड बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे इसमें वो देखते हैं. सो बेनिफिशरीज क्या होंगे, ऑल द फार्मर्स इंक्लूडिंग द शेयर क्रॉपर्स एंड द टेनेंट फार्मर. टेनेंट का मतलब क्या होता है, इट्स मीन्स जो हमारे किराएदार होते हैं ना, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो तरीके के फार्मर होते हैं. एक वो फार्मर जिनके पास खुद की ज़मीन होती है, वो खुद अपनी खेती करते हैं, लाइक अपने ज़मीन की खेती करते हैं. एंड एक वो फार्मर जिनके पास ज़मीन तो नहीं होती है बट वो पैसे से फार्मर होते हैं, एंड दे यूज टू फार्मिंग वेरी गुड लेवल, एट वेरी गुड लेवल. सो वो क्या करते हैं, ज़मीन को लीज़ पर लेते हैं, कितने लाइक 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और किसी दूसरे बंदे की ज़मीन पे, किसी दूसरे पर्सन की ज़मीन पे वो लाइक फार्मिंग करते हैं. सो उनको हम कहते हैं टेनेंट फार्मर. ये टेनेंट फार्मर एंड द इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर. सो ये उस तरीके के जो जितने भी फार्मर्स हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल है. एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था लाने का, वो देखते हैं कि क्या ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट हुई कि गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम को लेके आई है. सो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है. सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई जो फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर को वो करना है. एंड सफरिंग क्रॉप्स लॉसेज एंड डैमेज, स्टेबलाइजिंग दियर इनकम. वही सेम चीज़ है कि जो भी लॉस हुआ है उनको, जो भी डैमेजेस हुई हैं ड्यू टू सम नेचुरल क्लैमिटी या ड्यू टू सम एनी रीजन, उनको लाइक
उनके जो भी इनकम्स हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको स्थिर करने के लिए ये लाया गया है, एंड इंश्योरिंग फ्लो ऑफ द क्रेडिट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। और सेकंड जो मेन रीज़न है कि वो इंश्योर करना कि जो क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाए, कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रेडिट चलता रहे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, क्योंकि शायद आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो कंट्री है वो पहले जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टरल पर्सपेक्टिव थी। लाइक हमारी जो इंडिया जो कंट्री है उनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था वो पहले एग्रीकल्चर ही होता था। बट अभी बहुत चेंज आ गई हैं चीज़ों में, जैसे जैसे जो चीज़ें हैं वो डिजिटलाइज हो रही है, या फिर जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड में। सो उस तरीके से जो देखा जाए, सो अभी जो सोर्स ऑफ इनकम जो मोस्ट ऑफ द लाइक है वो है सर्विस सेक्टर। सो सर्विस सेक्टर अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, अब भी बहुत लोग हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। बट एज़ कम्पेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी राइट नाउ सर्विस सेक्टर इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्टर लेवल। And second है adoptions of the innovative and the modern agriculture practices and the crop diversification। इससे एक चीज़ और भी होता है कि जो इनोवेटिव टेक्निक्स होते हैं, जो टेक्नोलॉजीज होती हैं, या फिर जो भी नए तरीके होते हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग करने के लिए, या फिर जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं उनको करने के लिए, वो भी एक तरीके का ये हो जाता है कि इनकेस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस तो हमने करवा रखा है। सो वो रिस्क जो फैक्टर होता है, रिस्क फैक्टर, वो ख़त्म हो जाती है। तो जो किसान है वो नए नए चीज़ों को इनोवेटिव तरीके से चीज़ें करते हैं। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव हो गया। इनके जो साइलेंट फीचर है वो भी एक बार देख लेते हैं क्या है। साइलेंट फीचर क्या है, बैकग्राउंड क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिप्लेस द नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, एंड मॉडिफाई द NAIS। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था वो योजना एक जो हमारे पहले से जो स्कीम चलती आ रही थी कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, कि राष्ट्रीय कृषि इंश्योरेंस स्कीम जो था उसको रिप्लेस करके ये एक तरीके का मॉडिफाई तरीका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जबकि जबकि द रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम इज स्टिल कंटिन्यू। कि जो कि एक हमारे पहले क्या होता था, पहले हमारे पास दो तरीके के इंश्योरेंस होते थे। एक था हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर स्कीम इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। देन सेकंड था रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप्स इंश्योरेंस। ये वेदर के रिगार्डिंग था कि जैसे बारिश हो गई या फिर कुछ मौसम से रिगार्डिंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से क्रॉप्स ख़राब हुए हैं, तो उसको कवर करता था। तो इसमें क्या है, जो नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है ये तो रिप्लेस हुआ है, बट ये अब भी कंटिन्यूड है, स्टिल कंटिन्यूड। एंड ये जो है RWBCIS used weather parameters proxy for the crops yield in the compensating the cultivators for the diminished crop losses। कि कंपनसेट करता था, कंपनसेट इट द मीन्स कि लाइक जो भी उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, राइट। सो उस चीज़ को ये करता था। देन उसके बाद ये क्रॉप्स कवर्ड, जितने भी हमारे रबी फसल होते हैं, खरीफ फसल होते हैं, एंड ऑल द cereals, मिलेट्स एंड द पल्सेस एंड द ऑयल सीड्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, राइट। फिर देन उसके बाद कि देखो कोई भी अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं या फिर कोई भी चीज़ हम इंश्योरेंस में लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है ये चीज़ नॉर्मल है कि भाई हम कुछ ना कुछ तो प्रीमियम देना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग सो यू हैव टू स्पेंड समथिंग, राइट। सो इट्स अ नॉर्मल थ्योरी। सो इसमें क्या, इसमें भी देखो प्रीमियम जाते हैं चीज़ों के लिए। सो वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ कि प्रीमियम क्या पे किया जाता है। प्रीमियम इज पेड परसेंटेज ऑफ द सम अश्योर्ड ऑफ, और जो एक्चुअल चीज़ें हैं प्रीमियम के वो रेट विच एवर द लेस। इसमें दो चीज़ें हैं कि जो जितने का आप इंश्योरेंस करवाते हो उसका कुछ परसेंटेज, या जो एक्चुअल प्रीमियम रेट है जो जिस कंपनी से आप करवाओगे इंश्योरेंस, वो कंपनी डिसाइड करती है कि इस प्रीमियम का इस जो भी शायद आपने 1 लाख 2 लाख 4 लाख
अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उस तरीके से आपको प्रीमियम कंपनी सेट करके देती है कि आप अगर इतना पे करोगे, सपोज अगर आप 500 पे करोगे तो आपको 5 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा, अगर आप 100 करोगे तो 1 लाख का मिलेगा। सो इसमें जो ये अमाउंट या फिर जो परसेंटेज सेट रहेगा उसमें जो कम रहेगा वो आपको देना पड़ेगा, राइट। देन उसके बाद ये थोड़ा हम समझते हैं कि अमाउंट टू बी पेड क्या होता है, कि प्रीमियम बाय द फार्मर्स एंड द प्रीमियम बाय द गवर्नमेंट एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। सो ये प्रीमियम जो है दो तरीके के होते हैं, लेकिन लाइक इनकेस जो फार्मर के द्वारा दिया जाएगा और जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। सो इसमें क्या है, पहला तो है ये है कि 5% ऑफ द कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, कि जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसमें जो कमर्शियल बेसिस से 5% वो दिया जाएगा, 2% दिया जाएगा खरीफ फसल के लिए एंड 1.5% दिया जाएगा रबी फसल के लिए। वहीं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये रेशियो होता है कि अगर सेंट्रल की बात करें तो वो रेशियो दिया जाएगा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है उनके लिए 9:1, लाइक ये 90:1 है, इसके 0 से 0 कटेगा तो 9:1 बचेगा। तो इट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट 9 किसी भी सपोज करो अगर कोई 10 रुपये खर्च कर रहा है, सो उसमें से 9 रुपये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 1 रुपया देगा स्टेट गवर्नमेंट, राइट। अगर हम स्टेट्स की बात करें फॉर द रेस्ट ऑफ स्टेट्स, कि नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो उनको छोड़ के बाकी के जो स्टेट है उसमें क्या रेशियो रहेगा, वो 50-50%, इट मीन्स 1-1, आधा आधा रहेगा, आधा सेंट्रल आधा स्टेट, राइट। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि इंश्योर्स सम ऑफ द क्रॉप्स क्या क्या है, वो चीज़ें हम देखते हैं कि जो क्रॉप्स विद द एमएसपी, कि जो भी क्रॉप्स जो इंश्योर्ड किया जाएगा, जिसका इंश्योरेंस होगा वो एमएसपी के हिसाब से किया जाएगा। एंड स्टेट्स एंड यूटी कैन ईदर चूज अ स्केल ऑफ द फाइनेंस और द डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू ऑफ द नेशनल एवरेज यील्ड, राइट। कि ये क्या होगा, जो स्टेट्स और जो यूटीज़ हैं वो दो ऑप्शन है उनके पास, कि या तो वो स्केल चूज कर ले कि फाइनेंशियल कि कितना होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट, और देन और उसके अलावा कि जो नोशन एवरेज यील्ड होता है वो एमएसपी का वो यूज़ कर लें। दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। फिर क्रॉप्स विदाउट एमएसपी, कि वैसे क्रॉप्स जिसमें एमएसपी होता ही नहीं है जैसे फार्म गेट प्राइस, वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कवरेज एंड द रिस्क ऑफ द एक्सक्लूजन, कि क्या क्या रिस्क कवरेज किया जाएगा, किस चीज़ को एक्सक्लूज किया जाएगा, वो चीज़ें हैं। सो बेसिक कवरेज क्या है, मैंडेटरी है, इल्ड लॉसेज सोइंग टू हार्वेस्टिंग ड्यू टू नॉन प्रिवेंटिव रिस्क, कि ऐसा नुकसान जो रोका ना जा सके, लाइक थ्रॉट, सूखा आ जाए, ड्राई स्पिल्स, लाइक जो भी चीज़ें वो सूख जाएं, फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, इन चीज़ों जो जो मतलब बोलते हैं ना कि नॉन प्रिवेंटेबल है, प्रिवेंटेबल मीन्स रोकना। सो नॉन प्रिवेंटेबल जो चीज़ हम रोक नहीं सकते, वो चीज़ें के कारण कुछ नुकसान होता है तो ये चीज़ें कवरेज में आएगी। ये नहीं कि मतलब मैन मेड चीज़ों के कारण हो जाए या फिर किसी ने जानबूझ के कुछ कर दिया, तो वो नहीं, नेचुरल होना चाहिए जिसे इंसान रोक ना सके। फिर उसके एड ऑन में क्या कवरेज होगा कि लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स, लाइक कवरेज फॉर द प्रिवेंटेड स्नोइंग एंड द प्लांटिंग एंड द जर्मेंटिंग रिस्क, ये चीज़ भी ऐड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनरल एक्सक्लूजन क्या है, लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ द वॉर, न्यूक्लियर रिस्क, malicious डैमेज एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क। सो इसमें ये भी है कि इनकेस कुछ मतलब लॉस अगर होता है क्या आउट ऑफ वॉर, युद्ध छिड़ गया उसके कारण कुछ लॉस हो रहा है, वो भी मैनेज होगा। न्यूक्लियर कुछ हो रही हैं, न्यूक्लियर चीज़ें कुछ हो रही हैं, या फिर न्यूक्लियर केमिकली कुछ प्रॉब्लम आ रही है न्यूक्लियर की वजह से, वो आएगा। मेलिशियस डैमेज, कि किसी चीज़ की वजह से, गंदगी की वजह से वो चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो भी आएगा। एंड अदर प्रिवेंटेबल रिस्क, जो इतने भी ऐसे चीज़ जो थोड़ा बहुत रोका जा सकता है वो चीज़ भी एक्सक्लूजन होंगे इसमें। फिर देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ अदर प्रोविजंस की, क्या प्रोविजंस हैं वो एक बार देख लेते हैं। अदर प्रोविजंस क्या है, एरिया अप्रोचेस बेसिस क्या है, ऑल द फार्मर्स इन द इंश्योरेंस यूनिट्स फेस सिमिलर रिस्क, ठीक है। कि जितने भी एक एरिया
किसी भी अगर एरिया की बात करें, सपोज़ करो आज कि कोई एक एरिया है जहाँ पर फार्मिंग हो रही है, सो अगर इन केस कुछ प्रॉब्लम आएगी तो सभी एरियाज़ में आएगी, राइट? सो उस चीज़ को करते हुए फेस सिमिलर कि एक है ना कि जितने भी फार्मर्स हैं, अगर एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो सभी जो हैं वो सेम तरीके के प्रॉब्लम को फेस करेंगे। उस चीज़ को वो चीज़ होना चाहिए। आधार मैंडेटरी है कि भाई आपके पास आधार भी होना चाहिए, ठीक है। स्टेट्स कैन सेटअप दियर ऑन इंश्योरेंस कंपनी, कि जो स्टेट्स हैं वो अपनी कंपनी खुद से सेटअप कर सकते हैं। एंड एलोकेशन ऑफ द बिजनेस टू द इंश्योर कंपनीज टू बी डन फॉर द 3 ईयर्स, कि जो भी एलोकेशन होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस जो दिया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज को, वो 3 साल के लिए दिया जाएगा। फिर क्या है, उसके बाद स्टेप्स टू टेक इन इंक्रीज कवरेज, कि इंक्रीज करने के लिए 300 से ज़्यादा करने के लिए क्या होगा, इंक्रीज इन द टेन्योर टू 3 years फॉर द सिलेक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज थ्रू द बाइंडिंग द प्रोसेस, ये आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर उसके बाद है इंट्रोडक्शन द अल्टरनेटिव रिस्क मॉड्यूल, कि, कि जो थ्री अल्टरनेटिव रिस्क मॉड्यूल्स है वो चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, कप एंड कैप, ठीक है। कप एंड कैप 80, लाइक ये एक पैरामीटर होता है जिसमें ये चीज़ें नापी जाती हैं, अंडर विच इफ़ नो क्लेम इज मेड देन द पोर्शन ऑफ द प्रीमियम पेड बाय द स्टेट्स विल गो इन टू द स्टेट ट्रेजरी इटसेल्फ, कि कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट, ठीक है, जो प्रीमियम दे रही है किसी इंश्योरेंस कंपनीज को, और कुछ उसमें से कुछ भी जो क्लेम नहीं हो पा रहा है, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जिसकी वजह से किसान उसको क्लेम करे, सो तो वो जो अमाउंट होगा जो इन्होंने प्रीमियम के तौर पर जमा करा है वो इनके खजाने पे चला जाएगा, मतलब जो भी स्टेट का राजस्व होता है ना, रेवेन्यू होता है, उसमें चला जाएगा अपने आप ही। फिर एक क्या है, क्रॉपिक, कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ द क्रॉप्स, कि ये एक लाइक बोलते हैं ना प्रोसेस है, लाइक टर्मिनोलॉजी है जिसके थ्रू ये चीज़ें होंगी, कि जो कलेक्शन, जो रियल टाइम ऑब्जर्वेशन होगा क्रॉप्स का, क्या प्रॉब्लम आई है, किस क्या क्या हुआ है उसके साथ, वो चीज़ें ऑब्जर्व करके उसका रियल टाइम पिक्चर्स होगा, उसके बाद चीज़ें प्रोसीड की जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। देन उसके बाद क्या है, अदर की इनिशिएटिव्स अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या क्या इन पे और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ देख लेते हैं एक बार। सो इसमें है अदर की इनिशिएटिव कि डीजी क्लेम है, अंडर द डीजी क्लेम ऑल द क्लेम्स आर वर्क थ्रू द नेशनल क्रॉप्स इंश्योरेंस पोर्टल, कि जो भी क्लेम किया जाएगा डीजी क्लेम के द्वारा वो सब काम किया जाएगा नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे, एंड इंस्टीड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे सपोज करो आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपने लोन लिया, राइट? तो आपने तो लोन लिया कंपनी से, आपने जो इंश्योरेंस करवाया कंपनी से करवाया, बट इसको जो कंट्रोल करेगा, इसको जो वर्क, इस पे जो वर्क करेगा, वो गवर्नमेंट की एक पोर्टल है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल, वो करेंगी कंपनी के बजाय, एंड पेड टू द फार्मर अकाउंट्स। और क्या होगा कि चीज़ों को वो ऑपरेट करके और चीज़ों को मॉनिटर करके, चीज़ों को वेरीफाई करके वो हर क्लेम सेटल करना है तो फार्मर के अकाउंट्स में जाएगा, यूजिंग द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कि जो गवर्नमेंट की एक पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको उस सिस्टम के द्वारा पैसा भेजा जाएगा, विच कैन बी मॉनिटर बाय द सेंट्रल एंड स्टेट, जो कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद एक रिस्ट्रिक्शंस ये है कि फार्मर्स डू नॉट ऑपरेट द डीजी क्लेम मॉड्यूल, कि जो फार्मर्स हैं वो मतलब चीज़ों को ऑपरेट नहीं कर सकते, सिर्फ दे हैव द राइट्स टू क्लेम इन दैट पोर्टल, दे कांट लाइक ऑपरेट एनीथिंग, बिकॉज द ऑपरेशंस राइट्स इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वनली, ये लिखा हुआ ना, वनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स फंक्शनरीज हैव द एक्सेस टू कंट्रोल इट, राइट? एंड जबकि देखा जाए ऑन द सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, एसएमएस विद अ लिंक is sent to the farmer's form and with the farmer can track the status of the payment, कि जब भी वो क्लेम करेगा तो उसके नंबर पे एक लिंक और एक एसएमएस जाएगा जिसके थ्रू वो चीज़ों के जो भी उन्होंने क्लेम करा उसको आप ट्रैक कर सकते हो टाइम बाई टाइम, राइट? फिर उसके बाद है वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम पोर्टल, ये एक पोर्टल और भी है कि वेदर की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन आती है उस चीज़ के पोर्टल है। A centralized platform processing hyper-local weather data for the automatic weather station and rain gauges at the various level, improving risk assessment and decision making। इसमें क्या होगा कि एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि भाई
अगर गवर्नमेंट किसी को इंश्योरेंस दे रही है तो वो भी चीज़ें को मैनेज करते हुए चलेगी ना, कि ताकि वो चीज़ें बिगड़े ना। सो उन्होंने एक ये चीज़ भी सेटअप करा है, पोर्टल सेटअप करा है कि इन केस कुछ प्रॉब्लम आती है नेचुरल कैलामिटीज़ के द्वारा, वेदर के द्वारा, तो वो चीज़ें पहले ही प्रिडिक्ट किया जाए और उस चीज़ों से बचने के लिए जो भी चीज़ें अपनाई जाए वो चीज़ें मतलब पहले ही कर लिया जाता है, कर ले उसके लिए उन्होंने एक पोर्टल और लॉन्च किया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, यील्ड एस्टीमेट सिस्टम बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल attack driven estimation systems and providing the methods practice integrations insights of the pre-seas and the assessment and the ग्राम पंचायत लेवल, कि ये भी हो सकता है कि भाई एस्टिमेशन सिस्टम होगा, बेस्ड होगा टेक्नोलॉजी के ऊपर, और ग्राम पंचायत में भी चीज़ें सेटअप की जाएंगी ताकि जो भी इन केस को प्रॉब्लम हो तो चीज़ें कम्युनिकेट हो सके और चीज़ें को ऑपरेट किया जा सके, राइट। उसके बाद फोरकास्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग द स्पेस एग्रोमेट्रोलॉजिकल्स एंड द लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस फसल्स प्रोजेक्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर फॉर द टाइमली एक्सेस टू द एग्रीकल्चर रिलेटेड द इंफॉर्मेशन ITC यूज। उसके बाद है नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम। सो ये चीज़ें इसरो जियो पोलिटिकल भवन, सो ये चीज़ें क्या है मैं बताऊँ कि गवर्नमेंट ने जैसे जैसे चीज़ों को डोर टू डोर, ये ना डोर टू डोर इनरोलमेंट ऐप सहायक ऐप है एम टू एनहेंस द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द स्कीम। ये एक ऐप है कि इनकेस कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, लाइक चीज़ों से इन वेबसाइटों से चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज ले सकते हो, उसको ऑपरेट कर सकते हो और अपने जो भी फसल है उसको ख़राब करने से बचा सकते हो। सो गाइज़ ये एक ब्रीफ वीडियो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो, लाइक, ठीक है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो देखो सपोर्ट लाइक इट्स काइंड्स ऑफ इंकरेजमेंट फॉर मी। सो अगर आप लोग चीज़ों को लाइक करोगे, शेयर करोगे और आगे चाहते हो कि लाइक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी बता सकते हो कि आपको किस तरीके का वीडियो चाहिए, किस योजना से रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं वो चीज़ आपके लिए या फिर उन चीज़ों को मैनेज कर सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज सपोर्ट करने के लिए। सो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद।